दोस्तों मैंने अभी एक केस करा रहा हूँ इनकम टैक्स में, जिसमें बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपया आया हुआ था। आईटीआर के अंदर कुछ और फिगर गई हुई थी बहुत कम, जीएसटी रिटर्न में कुछ और गई हुई थी, 26 से टीआईएस में कुछ और दिखा रहा था, और जो आईटीआर भरी थी उसमें सेल की फिगर कुछ और थी। मतलब 5-6 जगह जहाँ भी रिपोर्ट होता है सब जगह वैल्यू अलग अलग थी। और बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि यूपीआई का दौर है, 1 करोड़ आया हुआ था। वो केस चल रहा है अभी भी। लेकिन मुझे लगा आपको बता दूं कि यार आज के दौर में जब इतनी सारी चीज़ें रिपोर्टिंग हो रही हैं, जीएसटीआर के अंदर 3 भी जा रहा है, 1 जा रहा है, एनुअल 9 फॉर्म, 9C, टीआईएस अलग, 26 से अलग, बैंक स्टेटमेंट अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के डेट में। और आईटीआर में फिगर डालता हूँ क्योंकि ये सबको हम अलग अलग करते हैं ना। जीएसटी रिटर्न अलग जाती है, 3B, 1 अलग जाता है, पहली फाइनल जाता है, ऑडिट होता है सितंबर में, आईटीआर जाती है अक्टूबर में। तो बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स की सकता है 2-3 साल बाद। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छे लगे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर। क्या बेस लें? फॉर्म 16 बेस लें, 26 लें, टीआईएस, एएस, बैंक स्टेटमेंट या जीएसटी रिटर्न, किस चीज़ को बेस माने? कायदे से ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। कैसे मैच होंगी दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल एक वीडियो, मेरी हर वीडियो प्रैक्टिकल होती है। मैं कोई ऐसा नहीं कि माइक लिया बैठा बोलना शुरू कर दिया, कागजों के साथ मैंने इसकी आइडिया भरी है। कैसे ही बताता हूँ मैं। डिविडेंड था 125 रुपये टीआईएस में, बैंक स्टेटमेंट में 2500 रुपये आ रहा था। जो बैंक में आया मैंने ये लिया, क्योंकि मैंने चेक करा हुआ था कि हम जो डिविडेंड है वो रिसिप्ट बेसिस पे ले रहे हैं, जो अकाउंट में आ रहा है। कुछ डिविडेंड पे टीडीएस कटा हुआ नहीं था या रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन बैंक में आया हुआ था तो मैंने ले लिया। उल्टा भी हो सकता था कि मेरे बैंक में 125 आता, यहाँ 2500 रिपोर्ट होता, तो मैं फिर मैं चेक करता कि यार क्या ये ड्यू बेसिस पे आ रहा है। ड्यू बेसिस पे आता मैं ड्यू बेसिस पे ले लेता। हायर साइड मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हायर साइड ले लूँ। हो सकता है कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड एक्रू हो गया हो, रिसीव ना हुआ हो, डिक्लेयर हो गया मार्च में, कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया मेरे पैन पे, लेकिन रिसीव हुआ अप्रैल में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं हायर ले लेता हूँ ताकि इनकम टैक्स में दिक्कत ना आए। छोटा मोटा अमाउंट होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इसमें क्या हुआ, 12,000 का आ रहा था बैंक स्टेटमेंट में। मैंने कंफर्मेशन के लिए बैंक से सर्टिफिकेट मंगवाया, उसमें भी 12,000 था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर रिपोर्ट में गलती हुई है। मैंने 12,000 का इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या था, बैंक सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, कहीं पे भी आप जाओगे बैंक स्टेटमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। हमेशा ये माना जाता है कि बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वही वैलिड है। अगला है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, 2,70,545। यहाँ पे जब मैंने चेक करा बैंक स्टेटमेंट, 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया हुआ था। मैं चेक करा यार ऐसा कैसे हो सकता है, 3.5 लाख का इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने। टीआईएस और 26 एएस में भी सेम वैल्यू थी। फिर मैंने चेक करा कि यार पिछले साल कुछ इसका इंटरेस्ट था जो एक्रू हो गया था और टीडीएस कट गया था, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। रिसीव कब हुआ, इस साल, तो वो इसमें मिल गया है, इसलिए फालतू हो गया है। तो मैंने कहा यार पिछली बार जब मैं टैक्स दे चुका हूँ तो मैं इस बार क्यों दूंगा। फिर मैंने इसको बेस बनाया। देख रहे हो आप, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ मैं बैंक स्टेटमेंट पे नहीं गया, मैं यहाँ गया और मैंने रिकन्सिलेशन बना के रख लिया, इंटरेस्ट एक्रू रिसीव टैक्सेबल का। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये सब में आता होगा। ये था 1,76,145 और एक्चुअल में कितना था बताऊं, 20 लाख रुपए। कितना फर्क हो गया देखो इसमें। और ये भी है, दोनों कंबाइंड है ये। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7, जब कभी बार शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करें, सेल परचेज करें, ब्रोकर का कैपिटल गेन स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपी मंगवा लीजिए सर्टिफाइड मेल पर। वही आपका बेस है। सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है दोनों की, आपको उसको भी बनाना है। थर्ड पार्टी एविडेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको दिखाना है आपने आईटीआर में। बिजनेस रिसिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6,35,000 की थी यहाँ पे जब मैंने उससे जीएसटीआर 1 मंगवाया। जीएसटीआर 1 के अंदर 18 लाख थी। जीएसटीआर 1 बोल रहा हूँ, 3B तो पेमेंट का होता है, मैं 3B को बेस नहीं था, जीएसटीआर 1 को बेस मानता हूँ। और साथ में एक एनुअल 9 फॉर्म जो है उसकी वर्किंग हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी आईटीआर का टाइम है। 9 फॉर्म तो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हम पहले बना लेते हैं कि एक्चुअल में क्या रिपोर्ट है। कई बार सेल रिवर्स करनी पड़ती है, परचेज रिवर्स होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो मैं नेट जीएसटीआर 1 दिखता हूँ, 18 लाख गया हुआ था। फिर मैंने बुक्स देखी, बुक्स में 20 लाख आ रहा था सेल। मैंने कहा बड़ा फ़र्क है यार, बुक्स में 20 लाख है, बैलेंस शीट में जो 20 लाख आ रहा है आईटीआर में 20 लाख जाएगा। फिर मैंने देखा सेल तो 18 लाख थी, 2 लाख के कुछ प्रोविज़न थे जो रिवर्स कर दिए थे, अगले साल बन जाते हैं प्रोविज़न। जीएसटीआर 1 में तो गई नहीं थे। तो मैंने कहा ये क्या यार, जब प्रोविज़न बन गया है तो सेल तो 20 की ही जाएगी आईटीआर में।
अब फ़र्क आ गया यहाँ पे, जीएसटी में 18 की गई हुई है, आई-10 में 20 की जाएगी। लेकिन मेरे पास रिकन्सिलेशन है कि 2 लाख का ये प्रोविज़न था और प्रोविज़न वैलिड होना चाहिए, गुड्स गए नहीं थे। बिलिंग मार्च में ही हुई है, लेकिन क्योंकि बिलिंग अप्रैल में हुई थी, क्योंकि काम मार्च में हुआ था तो मार्च में प्रोविज़न बनता है वैसे, है ना, खर्चों को भी बनता है, इनकम को भी बनता है, तो इसलिए फ़र्क आ गया यहाँ पे। आई-10 में 20 लाख जाएगी, जीएसटी में गई हुई है 18 लाख। तो अब ये रहा परचेज और टाइम डिपॉजिट एफडी, मैंने परचेज कर लिया है, इसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं होनी है, ना मुझे वेरीफाई करने की जरूरत है। हाँ, आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हो कि यार तूने 25 लाख की एफडी कराई है और तेरे पास 25 लाख आया कहाँ से, एक एनालिटिकल व्यू कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस चीज़ को बेस मैंने माना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जीएसटी के अंदर जीएसटी 1 प्लस में एक एनुअल 9 फॉर्म बना लीजिए, मैनुअल, क्योंकि अभी तो आपने एक्चुअल वर्किंग करी नहीं होगी, जिससे आपको सेल पता चल जाए। और ये जो सेल है आई-10 में जो जाएगी और जीएसटी में जो गई है, इसमें अगर फ़र्क है तो उसका एक रिकन्सिलेशन बना लीजिए कि भैया फ़र्क क्यों आ रहा है, प्रोविज़न है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस समय इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्सेशन पे हर महीने और स्पेशली जुलाई के अंदर बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं 26 ईयर्स TIS, बैंक स्टेटमेंट को मैं बेस नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बैंक का बताया मैंने, जिसका 1 करोड़ का था, फादर से इधर उधर से यूपीआई आ रही कुछ बारी, उसका भी रिकॉर्ड रख लिया हमने कि भैया एडिशनल क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए कि भैया जो फालतू पैसा है आप किस चीज़ का, हाथ से लिख लीजिए ताकि याद रहे। कई बार फ्रेंड से आता है, कई बार एंट्री रिवर्स आती है, कभी एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, वो भी एंट्री बहुत सारी आती है। कभी एक बैंक में 50 लाख मैंने भेजे, वो चेक कैंसिल हो गया, फिर 50 आ गया, फिर मैंने 50 दिया, तो एक्चुअल में 1 करोड़ वैसे दिखा रहा है। और वो इनकम टैक्स वाला तो आखिरी में दिखता है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, बैंक को मैच करते हुए अपनी आई-10 को जरूर मैच कर लें। और TIS 26 ईयर्स सिर्फ एक रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न से किसी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सअप, सब जगह। जल्द मिलूँगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए मेरे से जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहें।